We are cutting across to the Lok Sabha where Shrikant Shinde is also speaking on this. कि जिन्होंने माओवादी हिंसा, थोपे गए पिछड़ेपन और दशकों के खौफ का दर्द झेला है, मैं उन तमाम पीड़ितों को सलाम करता हूं जिन्होंने नक्सलवाद के इस खूनी आतंकवाद में अपने पिता को गंवाया, अपनी मां को गंवाया, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को हमेशा के लिए खो दिया। आज इस चर्चा की शुरुआत हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने 1 साल पहले सदन में कहा था कि 31 मार्च 2026 के पहले इस भारत से पूरे नक्सलवाद को खत्म करने का काम यहां पर करेंगे और आज 31 मार्च के पहले एक दिन पहले यहां पर हम लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है एक डेडलाइन तय करके उसके ऊपर उसके पहले एक दिन पहले इस सदन में चर्चा करने के लिए भी हिम्मत लगती है। वो आज हिम्मत जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहां पर दिखाई है। आज 30 मार्च है। 31 मार्च तक इस देश से किस प्रकार से माओवाद, नक्सलवाद को कम करने की कोशिश हमारे सरकार ने की, इसका मुझे लगता है कि संपूर्ण ब्यौरा गृह मंत्री जी देंगे। मैं आज यहां पर विपक्ष के उन आलोचकों को यहां पर कहना चाहूंगा कि आपके लिए अरे बोलने तो दो, अभी तक तो शुरू करना है। अभी शुरू किधर किया, अभी शुरू करना है। सुनिए जरा, धैर्य रखो। मुझे लगता है कि उनके लिए करारा जवाब है कि जो कहते थे नक्सलवाद को खत्म जो है नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल टास्क है। रेड कॉरिडोर जो इनकी ही बदौलत इतने सालों तक पनपी, वो रेड कॉरिडोर समय सीमा के खत्म नहीं हो सकता। आज उन लोगों को हमारा जवाब है कि गृह मंत्री जी ने सिर्फ हवा में बात नहीं की, उन्होंने डेडलाइन तय की और आज पूरे विश्वास के साथ उस डेडलाइन से पहले इस देश को माओवाद से मुक्त करने के लिए प्रयास भी यहां पर किया। अगर 4-5 दशक पहले इन्होंने ये जिम्मेदारी अगर निभाई होती कि जो रेड कॉरिडोर जिसकी शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई, 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी एक छोटे से गांव का आंदोलन आने वाले 4 दशकों में एक छोटे से गांव से निकलकर 12 राज्यों तक पहुंचा और 200 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके शिकार हुए। अगर टाइमली इंटरवेंशन होता तो वो नक्सलबाड़ी गांव में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो वहां का वहां रुकाया जा सकता था, लेकिन पूरा रेड कॉरिडोर यहां पर बना। क्यों ये रेड कॉरिडोर बना? क्योंकि सरकार के प्रति विश्वास की घोर कमी थी। कांग्रेस सरकार ने उस समय आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए जो सुविधा देनी चाहिए थी वहां पर वो सुविधा नहीं दी, कुछ नहीं किया, जिसमें हमारे गरीब किसान और आदिवासी पिछड़े भाइयों को हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ा। वो समय था जब आदिवासियों पर अत्याचार होता था, उन्हें नक्सलवाद की आंख में झोंका जाता था। लेकिन आज यह समय है कि एक आदिवासी महिला आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। ये फर्क उनके सरकार के कार्यकाल का और हमारी सरकार के कार्यकाल का है। हमने आदिवासियों, दुर्बलों को, पिछड़ों का फिर से विश्वास वापस जीता है। हमने उनके हाथों से बंदूकें छीनकर उन्हें सशक्त किया है। आपकी सरकार ने अपनी मजबूरियों के चलते इस देश को रेड कॉरिडोर दिया,
लेकिन मोदी सरकार ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से रेड कॉरिडोर को खत्म किया और देश को ग्रोथ कॉरिडोर देने का काम यहां पर किया। जिस ग्रोथ कॉरिडोर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, फ्रेट कॉरिडोर हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, आज नया रास्ता दिया है। अगर उस समय की सरकार ने टाइमली इंटरवेंशन किया होता तो ये बीमारी वही खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपकी सरकार मजबूत नहीं, मजबूर थी। और आपकी मजबूरी क्या थी? लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले दलों के साथ आपकी कोलिशन गवर्नमेंट आपकी मजबूरी थी। नक्सलिज्म से लड़ने में पॉलिटिकल विल की कमी आपकी मजबूरी थी। पॉलिसी पैरालिसिस आपकी मजबूरी थी। इसलिए आप जो नक्सलवाद एक गांव से बढ़ा वो 200 जिलों तक पहुंच गया, उसको रोकने में आपकी नाकामयाबी थी। आपकी कमजोर नियत के कारण 45 साल पहले उठा हुआ आंदोलन 12 राज्यों और 200 से अधिक जिलों तक फैल गया और देश में एक रेड कॉरिडोर बन गया। एक समय था जब नक्सलाइट्स गर्व से कहते थे कि हमारा राज्य पशुपति से तिरुपति तक था। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की इन कमजोरियों का फायदा सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी उठाया। वेस्ट बंगाल के डीजीपी 2012 में उन्होंने जब नक्सल प्रभावित इलाकों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एसपी, सीपी इनसे बात की, तब उन्होंने उसमें खुलासा किया कि माओवादियों ने ओवरग्राउंड रेडिकल्स और बैन हो चुके आतंकी संगठन सिमी के स्लीपर सेल्स के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ एक डेडली अलायंस बना लिया था। अध्यक्ष महोदय, आईएसआई, सिमी और नक्सलवाद का ये नेक्सस हमारे देश में खुलेआम अपनी जड़ें जमा रहा था। देश के अंदर से देश को खोखला करने का काम यहां पर चल रहा था। विदेशी साजिश चल रही थी, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह रहा कि कांग्रेस की सत्ता थी और उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का काम यहां पर किया। एक तरफ कश्मीर में ऐतिहासिक पाप इन्होंने किया, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में उग्रवाद बढ़ रहा था और जंगल में नक्सलवाद बिना किसी खौफ के पनप रहा था। मुझे लगता है कि ये पूरे तरीके से हमारे देश के संप्रभुता पर हमला था। कांग्रेस के इस कमजोर इच्छा शक्ति के कारण हमारे निर्दोष नागरिक और पुलिस कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन मैं आज इस सदन में गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 11 सालों में हमारी सरकार ने कांग्रेस के पैदा किए हर बीमारी का एक एक करके इलाज किया। जिस कांग्रेस ने 2014 तक देश की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 में धकेल दिया था, आज हमने उसी भारत को दुनिया की फास्टेस्ट 5 इकोनॉमी बना दिया। जिस कांग्रेस ने कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया, उसमें से अनुच्छेद 370 हटाकर उस दीवार को हमेशा के लिए गिरा देने का काम हमारी सरकार ने किया। जिस कश्मीर के लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराने की आतंकियों ने चुनौती दी थी, आज उसी लाल चौक पर तिरंगे को पूरी शान के साथ फहराने का काम हमारी सरकार ने किया। जिस कांग्रेस ने सालों तक महिलाओं के अधिकारों का हनन किया, आज उनके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम ले आए। ट्रिपल तलाक खत्म करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। जिस कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया, हमने सारी अड़चनें खत्म कर वहां पर बड़ा राम मंदिर बनाने का काम भी हमारी सरकार ने यहां पर किया। जिस कांग्रेस ने अपनी कमजोरियों से इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद का जहर दिया, आज हमारी सरकार उन दोनों को जड़ से खत्म करने जा रही है। ये युवाओं की बात यहां पर करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया? जिन युवाओं को राष्ट्रवाद सिखाना था, उन्हें अलगाववाद दिखाया गया। जिन युवाओं को विकास के उजालों में चलाना था, उसे नक्सलवाद के अंधेरे में धकेला गया। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? गढ़चिरौली में 5000 युवाओं को नक्सलिज्म छोड़ने पर मजबूर किया और उनको मुख्य धारा में लाने का काम हमारी सरकार ने यहां पर किया। 5000 लोगों को जॉब्स देने का काम हमारी सरकार ने यहां पर किया। जब
लक्ष नको देऊ. अरे तुम्हारी बात तुमने जो करके रखा हो तो सुनो तो आप, सुनने का धैर्य रखो. माननीय सदस्य, हमने जो किया वो भी बता रहे. पंजाब के आतंकवाद के लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं की, तुमने क्या किया? मैं यहाँ पर सुनिए माननीय सदस्य प्लीज. मैं यहाँ पर दो दर्दनाक कहानी बताना चाहूंगा. 2015 अप्रैल को एक ग्राम उपसरपंच पुत्र दुर्गे को नक्सलियों ने केवल इसलिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो गांव के खेतों में सिंचाई योजना लाने के लिए सचिवालय गए थे. उसी के साथ में आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले एक निर्दोष शिक्षक, उसका नाम योगेंद्र मेश्राम था, उसको भी जो है शक किए, झूठे शक के कारण जो है मार दिया गया. और जब सब छात्र सड़कों पर उतरे तब नक्सलियों ने, माओवादियों ने एक चिट्ठी निकाली और कहा हमने इसे बाय मिस्टेक मारने का काम यहां पर किया. जिस देश में निर्दोष नागरिकों को बाय मिस्टेक मारा जाता था, ऐसे राज्य का नेतृत्व जो है कांग्रेस वहां पर करती थी. लेकिन आज इन सब नक्सलवादियों को चुन चुन कर मारने का काम यहां पर सीआरपीएफ के जवान, पुलिस जो है यहां पर कर रहे हैं. मैं यहां पर अमित शाह जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि जिन्होंने बुद्धि और बंधुता से, प्यार से लोगों को, नक्सलाइट को, जो नक्सल ग्रस्त भाग में इन्वॉल्व थे, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनको समझा बुझा कर लाने का काम किया. और जो लोग राष्ट्र विरोधी ताकतें बुद्धि और बंधुता से भी नहीं समझे, उनको फिर बुलेट का जवाब बुलेट से देने का काम जो है यहां पर अमित शाह जी ने किया. अब ना होगा चर्चा का बवंडर, आकर करे खुद सरेंडर, नहीं तो होगा तुम्हारा सीधा एनकाउंटर. इसलिए आज इस देश में 10,000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा को चुना. अकेले 2025 में 317 नक्सली ढेर हुए, 862 गिरफ्तार हुए, 1,900 ने आत्मसमर्पण किया. 2024 और 2025 में 28 बड़े नक्सली नेता मारे गए. सेंट्रल कमेटी के 6 सदस्य उसमें शामिल थे. मार्च 31 के डेडलाइन से पहले, मतलब 2026 के शुरुआती 3 महीनों में ही 630 से अधिक कैडर्स ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया. ये आंकड़े गवाह है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प अब हकीकत बन रहा है. बुलेट से बैलेट तक का सफर हमने यहां पर देखा है. जिस बस्तर में, जिस गढ़चिरौली में कभी वोटिंग के लिए लोग बाहर नहीं निकलते थे, जहां पर सिर्फ बुलेट की आवाजें सुनाई देती थी, आज वहां पर जब इलेक्शंस हुए, बस्तर में 70% वोटिंग हुई और गढ़चिरौली में 73% वोटिंग जो है वहां पर हुई. ये फर्क है, ये सफर है बुलेट से बैलेट तक का. आज जम्मू कश्मीर में 370 उखाड़कर फेंकने का काम जो है हमारी सरकार ने यहां पर किया. पूर्वोत्तर में दशकों पुराने उल्फा और बोडो विवादों को ऐतिहासिक शांति समझौता से सुलझाने का काम भी हमारे ही सरकार ने किया. यह है दृढ़ इच्छा शक्ति. ये दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो है ये संभव हो पाया है. अलग अलग मुझे लगता है कि आज जब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो 31 मार्च 2026 का दिन भारत के लिए एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा एक ऐसा पल है जहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा, जिसको हमेशा के लिए दफन करने का काम जो है हमारी सरकार यहां पर करेगी. आज यहां पर हमारी सरकार ने क्या किया? जिस नक्सल ग्रस्त भागों में समांतर सत्ता खड़ी कर ली थी, जहां पर पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, जहां पर 1500 करोड़ का विशाल वॉर चेस्ट निर्माण हुआ था, जहां पर निजी हथियारों की फैक्ट्री तक स्थापित हो गई थी, जब अल जजीरा ने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी यहां पर कहा था कि कुछ